दुनिया बारूद पर बैठी है। चिंगारी नहीं, अब लपटें दिख रही हैं। यूक्रेन से गाजा तक, ईरान से ताइवान तक जंग सिर्फ चल नहीं रही बल्कि आग की तरह फैल रही है। महाशक्तियां आमने सामने, कूटनीति पीछे, हथियार आगे हैं। आर्थिक संकट, तेल, धर्म और सत्ता, हर मोर्चे पर टकराव तैयार है। तो थमे नहीं, नए एपिसेंटर जन्म ले रहे हैं। सवाल साफ है, क्या यह सब थर्ड वर्ल्ड वॉर की रिहर्सल है? क्या अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होकर रहेगा? इसी के आज हम चर्चा करेंगे, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हमने इस मसले पर सर्वे किया है, लोगों से राय जानी है। बहुत सारे लोगों की राय भी निकल कर आई है। लोग इस मसले पर क्या सोचते हैं वो हमने आपको दिखाने की कोशिश की। पहले सर्वे का सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर, क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर अब कोई नहीं रोक सकता है? आपकी राय लोगों से हमने पूछा। 25% लोगों ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी। 40% लोगों ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर करवाएंगे और 22% लोगों ने कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर केवल अफवाह है। 13% लोग कह रहे थे कि हम इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या ट्रंप और पुतिन की लड़ाई दुनिया को विश्व युद्ध में झोंक रही है? इस पर आपकी राय। 44% लोगों ने कहा हां, ट्रंप तानाशाह बनते जा रहे हैं। 27% लोगों ने कहा नहीं, ट्रंप विश्व युद्ध से बचेंगे। 25% लोगों ने कहा पुतिन ट्रंप की लड़ाई विश्व युद्ध करवा कर रहेगी और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या दुनिया पर कब्जे की यह लड़ाई तीसरी महाशक्ति को पैदा करेगी? इस पर आपकी राय। 41% लोग कह रहे थे हां, भारत दुनिया को रास्ता दिखाएगा और 33% लोग कह रहे थे कि कोई और तीसरी महाशक्ति बन सकता है। 15% लोग कह रहे थे अमेरिका रूस का दौर अब खत्म हो गया है, कोई और उभर कर आएगा। 11% लोग इस मसले पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे या फिर मान लीजिए कि कंफ्यूज थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आर्या सेवी सिंह जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। सबसे पहले मैं सुधाकर जी के पास चलूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। सुधाकर जी, ये जो तलखियां बढ़ रही हैं या कहें कि दुश्मनी बढ़ रही है और सारी महाशक्तियां एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, एक दूसरे को जता रही हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा, इस पूरी स्थिति को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि रूस अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, अमेरिका रूस को आंखें दिखा रहा है, चीन अपना खेल खेल रहा है, नॉर्थ कोरिया धमकी दे रहा है और इस बीच ट्रंप वेनेजुएला के बाद अब मैक्सिको पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं? मनोज जी, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। जी। आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट मैडम को बधाई हो जी। और शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, सवाल के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसको कहते हैं पॉलीसेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉलीसेंट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स को जब सब स्टडी करते हैं, ये मल्टीपोलैरिटी के तकरीबन बराबर होता है और हमारा ध्यान चला जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह। उस समय इसी तरह शिफ्टिंग अलायंसेस और ग्रुपिंग एंड रीग्रुपिंग की सिग्नेचर्स बहुत सामने देखने में मिला था। और इतने जल्दी, मिसाल के तौर पे जर्मनी और यूएसएसआर का एक एग्रीमेंट हुआ था, नो वॉर पैक्ट, देखते देखते ही चंद एक दिनों के अंदर वो चेंज करके रशिया के खिलाफ उन्होंने हमला शुरू कर दिया था। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। उस समय अगर आप ध्यान देंगे कोई देशों के पास, मतलब विश्व में न्यूक्लियर हथियार था नहीं। न्यूक्लियर हथियार आने के बाद आज के दिन में 1 से 2, 2 से 4, अभी 9 देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। न्यूक्लियर हथियार ये नहीं कहता हूं कि एक ऑफेंसिव वेपन होता है, बल्कि एक डेटरेंट वेपन होता है। तो लड़ाई को रोकने के लिए काफी कामयाबी हासिल किया है काफी हद तक।
और ये करेगा भी। दूसरा पहलू ये है पर्सनालिटी। आप पर्सनालिटी अगर स्टडी करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप एज अ पर्सन, अगर आप गहराई में जाएंगे, हालांकि अभी जो कर रहे हैं तो उल्टा साबित हो रहा है, हम्म। ये एक बिजनेसमैन है। ये लड़ाई से दूर रहने के लिए वादा किए थे, और देखा जाए तो ये लड़ाई की तरफ उनका पॉइंटर नहीं है। अगर लड़ाई होता है, शॉर्ट्स कमिशेस, टाइम बाउंड, लिमिटेड अटैक एंड बैक, कोई लंबा नहीं खींचने का इनका इरादा, जितना मैं समझता हूं, मेरा विचार है ये। हम्म। तीसरा चीज है, चाहे हम माने या ना माने, हम जानते हैं कि रशिया एक मजबूत पावर है, था। हिस्टोरिकल लेगेसी उनके तरफ आ चुका है। सोवियत यूनियन का जो कैपेबिलिटी था उसके बराबर ना होने के बावजूद भी कोई कमजोरी, हम कमजोर एक पार्टी हम नहीं मान सकते। एक आप इसको पोल या एक केंद्र बिंदु, जो कि विश्व में अलग अलग जगह लड़ाई की तजुर्बा, उनके ऑफिसर्स, जेसीओज, ओआर जो भी हैं, फौजी हैं, इनका तजुर्बा बहुत है। चाहे वो वॉग्नर ग्रुप की बात बताइए या उनके खुद के जो कन्वेंशनल फोर्सेस हैं उनकी तजुर्बा की बात करिए, हम्म। सीरिया की बात करिए, आप वागनर का एक्सपीरियंस सेंट्रल अफ्रीका की तरफ बात करिए, अभी वेनेजुएला में जो कुछ हुआ है उसका कारण और कुछ है। और वहाँ का फुटप्रिंट, लैटिन अमेरिका में फुटप्रिंट, और सबसे इम्पोर्टेंट चॉइस है चाइना। एक इमर्जिंग पावर नहीं है, एक ग्लोबल पावर बन चुका है। हालांकि वो टाइम टू टाइम कहते हैं कि 2049 तक ये अपना मिडिल किंगडम कॉन्सेप्ट को रिजुविनेट करेंगे, और एक ग्लोबल पावर के तहत ये अमेरिका को चुनौती देंगे। चुनौती देना उन्होंने शुरू कर दिया है। 9 अप्रैल 2025 को पीट हेग्सेथ का अगर स्टेटमेंट सुनेंगे, वो भी काफ़ी सारे हमारे दर्शकों को भयभीत नहीं बल्कि सटली उसको आश्चर्य कर देगा। उन्होंने ये कहा था कि विश्व में एक ही देश है जिसके पास आज के दिन में काबिलियत है 20 मिनट के अंदर अमेरिका का जो 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, चाहे कितने रिमोट या अंदरूनी जगह में छुपा हुआ हो या डिप्लॉयड हो रहा हो, तो उसको 20 मिनट के अंदर नाकारा या उसको डिस्ट्रॉय करने का काबिलियत है, वो है चाइना। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका का जो सिमुलेटेड वॉर गेम हो रहे हैं, पिछले कोई सालों से होते आ रहा है, सिमुलेटेड वॉर गेम्स में ये दिखा गया है कि टाइम टू टाइम ये चाइना अमेरिका को हराते जा रहा है। और अगर स्पेसिफिक बुनियादी चीज़ों को आप पकड़ते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी की बात करिए, क्रिटिकल मिनरल्स की बात करिए, 2003-7 के बीच में 64 एलिमेंट्स में से 61 में अमेरिका लीड किया करता था। 2025 में ये पूरा उल्टा पुल्टा हो गया है। चाइना 57 मिनरल्स में लीड कर रहा है और 7 प्रोडक्ट में या मिनरल को लीड कर रहा है अमेरिका। यानी कि चाइना अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका 5G, 6G की प्रोग्रेस, स्पेस, हर एक चीज, या मिलिट्री माइट, हर एक चीज में चाइना आगे बढ़ती जा रही है। और उसका बुनियादी एक डॉक्ट्रिन है, अनस्टेटेड डॉक्ट्रिन। वो क्या कह रहा है कि विन द वॉर विदाउट फाइटिंग वन। तो आप लड़ाई बिना लड़के कैसे आप जीतेंगे? मैं उसका 3 वॉरफेयर स्ट्रेटेजी नहीं कह रहा हूं, मैं सबका ध्यान लाना चाहता हूं। उनका एक केंद्र बिंदु है जियो इकोनॉमिक्स। उनका जी। कहना है कि कोल्ड वॉर 1.0 के दौरान ये बाय जियो पॉलिटिक्स और चाइना का मदद लेते हुए सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेट किया गया था। और कोल्ड वॉर 2.0 में वो जियो इकोनॉमिक्स का माध्यम या उसका मदद लेते हुए पूरा विश्व को वो जीतना चाहते हैं। जी। तो इसके तहत मैं यहीं पे खत्म करूंगा एक लाइन और बोल के। जी। अगर आप 1970s को देखते हैं, उस समय वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका एंड कनाडा मिलके 70% से ज्यादा इकोनॉमिक डोमिनेंस क्या करते थे। आज के दिन में वो डोमिनेंस बिल्कुल कम हो गया है, और चाइना जो है 120 से ज्यादा देशों में के साथ ट्रेड कर रहा है, और 120 में से करीब करीब 109 से 111 देशों के साथ उसका ट्रेड सरप्लस चल रहा है। तो ऐसा उसमें यूएसए भी है, इंडिया भी है, बहुत सारे देश हैं, रशिया है, हर एक यूरोप के हर देश जो है वो ट्रेड डेफिसिट अनुभव
लोग कर रहे हैं और उसको बदलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। जी तो ऐसा हालत में, हालांकि जगह जगह रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे, मुझे ये नहीं लग रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जैसा, हम जिस जिस वक्फियत की लिहाज से हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जो कन्वेंशनल वॉर था, उस किस्म की लड़ाई शायद मेरे विचार के मुताबिक नहीं होगा, लेकिन एक हाइब्रिड फॉर्म ऑफ वॉर। हाइब्रिड में क्या, आपका साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो डोमेन्स है, पहले लैंड सी एयर हुआ करता था, अभी 3 डोमेन और जुड़ गए हैं। जी जी एक है स्पेस, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और साइबर। ये जो चीजें हैं, उसका माध्यम, जैसे वेनेजुएला में अटैक करने से पहले या कैप्चर करने से पहले उन्होंने साइबर की मदद लिया, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का मदद लेते हुए सबसे पहले लाइट्स आउट या पावर सप्लाई को काटा उन्होंने। उसके बाद उनका जो सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म से उसको नाकारा किया बाय साइबर। उसके बाद उनका जो CIA मॉड्यूल्स और जो स्पेशल फोर्सेस मॉड्यूल्स हैं, वो ऑलरेडी पिछले 1 साल से उनको इंडोक्ट्रिनेट करने की कोशिश किए थे। कौन? जी उनके जो क्लोज गार्ड्स हैं, उसका जी 3 लेयर में गार्ड थे। हर एक गार्ड को उन्होंने इंसेंटिवाइज करके, चाहे ब्राइबिंग बोलिए या कुछ करिए, उनका फैमिली अभी USA में है, वहां पे ऑलरेडी रेसिडेंट, उनको ग्रीन कार्ड होल्डर की तहत उनको ऑलरेडी सुविधा दिया जा रहा है। जी 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 तो उनको एश्योरेंस देके, उनको दिल जीतने की कोशिश करके सीधा एकदम पेनिट्रेट किए थे उनके बेडरूम के अंदर। इस किस्म की जो नया एक रूप रंग ले रहा है, बिल्कुल इसको आपने न्यू सही कहा, लड़ाई। बिल्कुल आपने सही कहा सुधाकर जी, क्योंकि युद्ध के तरीके बदल गए हैं। भले ही वो जमीन से, समुद्र से और हवा से युद्ध ना हो, लेकिन दूसरे तरीके से युद्ध हो, लेकिन विकराल रूप सामने आ सकता है। मैं सेबी सिंह के पास चलूंगा, ज्योतिषाचार्य हैं, बहुत सारे साल कुछ ना कुछ कहते हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने भविष्यवाणी का जिक्र किया है, बाबा बेंगा हो या नास्ट्राडामस हो। लेकिन 2026 क्या कहता है? क्योंकि अगर बाबा बेंगा की भविष्यवाणियां देखें, उनमें 2026 में कहा गया कि जो तीसरा विश्व युद्ध है उसकी शुरुआत यहां से होगी। इसके साथ साथ एक नई बात और कही गई है कि पहली बार इंसान और एलियन का आमना सामना होगा। क्या कहता है 26? अनम्यूट कर लीजिए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा। जी। मैं अभी अपने फेलो पैनलिस्ट को सुन रही थी। मेजर जनरल सुधाकर जी ने बहुत अच्छे से जो हमारी देश की, विदेश की जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है और जो डिफेंस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं और क्या-क्या हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छे से अभी एक्सप्लेन किया दर्शकों को। बट बिकॉज़ आई एम अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर, तो अगर हम थोड़ी-सी ग्रहों की दशाओं को समझते हैं, जब हम वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं, बार-बार अगर ये ज़िक्र उठ रहा है, तो देखिए जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, जो कि 1914 टू 1918 के स्पैन के बीच में था, उस समय की अगर हम ग्रहों की दशाओं को समझते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति उस समय भी रेट्रो और अतिचारी चल रहे थे, और साथ के साथ में स्वाति नक्षत्र में राहु जो है, जो उनका अपना स्व नक्षत्र है, उसमें गोचर कर रहे थे, और शनि अगेन जो है, ये भी अगर हम बात करते हैं तो रेट्रो में थे। अभी हम अगर बात करते हैं अगेन, अगर हम विश्व वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो वर्ल्ड वॉर 2 में भी आपने देखा होगा कि यही सिमिलर सिनेरियोज जो थे, जुपिटर जो थे वो अतिचारी मूवमेंट में ट्रांजिट कर रहे थे, राहु जो थे वो भी अपने स्व नक्षत्र में ही ट्रांजिट कर रहे थे, राहु के ही नक्षत्र में। और अब 2026 में 2025 से अगर हम देखते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी चल रहे हैं, इस समय के दौरान रेट्रो चल रहे हैं, मार्च तक रेट्रो रहने वाले हैं, और राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा में नक्षत्र जो है उसमें भ्रमण कर रहा है। और शनि की भी जो स्थिति है अगर हम देखें, तो मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। मीन राशि में जब शनि का गोचर होता है, तो एक तरीके से मास डिसरप्शन जिसे हम कहते हैं, उसे दर्शाता है। अब ये सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशंस को अगर समझते हैं हम, तो हाँ बिल्कुल ये एक ना एक इंडिकेशन जरूर है जहां पे ये दिखाता है कि युद्ध की स्थितियां जो हैं वो बनती हुई देश विदेश में नजर आएंगी। पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में काफ़ी सारे फ़र्क हैं, जैसे कि अभी जो मेरे पैनलिस्ट हैं वो बता रहे थे कि अब जो लड़ाई है वो सिर्फ थल की, भूमि की, जल की नहीं रह गई है, वायु की नहीं रह गई है, अब उसमें और काफ़ी सारी चीज़ें, साइबर, स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अब जुड़ गई हैं उसमें। तो वर्ल्ड वॉर की स्थिति तक कोई चीज़ एस्केलेट हो जाए, उसमें मैं ज़रूर मानती हूँ कि हाँ इतना एस्केलेशन नहीं होगा, बट
जगह जगह पे आपको युद्ध जो है वो देखने को मिलेंगे। उसमें कहीं ना कहीं आपको देखिए, युद्ध कहीं पर भी हो, आज के समय पे इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है कि हर चीज का जो इम्पैक्ट होता है वो जन विशेष पे, मानव पे पड़ता ही है। लेकिन मैं ये जरूर देख सकती हूँ और मैं ये जरूर कह सकती हूँ एज पर माई एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस कि आने वाला जो समय है, भारत के लिहाज से हम विश्व पावर में, एक विश्व पटल पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्चस्व में हमें लगता है कि हम उभरते हुए नजर आने वाले हैं। नहीं, लेकिन कौन देश सा ग्रह है? विदेश की, लेकिन उसमें बहुत सारी बाधाएं भी हैं। कौन सा जी, ग्रह है जो भारत को विश्व पटल पर उभरते हुए नहीं देखना चाहता? मुझे लगता है कि जो ग्रह है वो हम्म। ग्रह ट्रम्प की कुंडली में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं देखा जा ट्रम्प की रहा कुंडली की भी अगर बात करती हूँ, आपने बहुत अच्छा जिक्र किया, क्योंकि अभी हमारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो यही हमें शो हो रही है कि जो टैरिफ्स वो इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। देखिए, है। अगर हम अमेरिका की कुंडली की बात करते हैं तो वो बुध में राहु की दशा से प्रभावित हो रहे हैं, जो उनके अष्टम भाव की दशा है, और ये दोनों ही ग्रह उनकी कुंडली में, अमेरिका की कुंडली में रेट्रो यानी कि वक्रीय चाल में है। बुध आपकी बुद्धि, इंटेलेक्ट के कारक, आपकी वाणी के कारक है। आप देखेंगे वो जो बात करते हैं बहुत जल्दी उससे मुकर जाते हैं, पलट जाते हैं, अपनी किसी भी चीज पे वो स्टिक नहीं रहते हैं। तो इसी कारण से आप देखने वाले हैं कि जब तक उनके लिए, क्योंकि इस साल के अंतर्गत उनकी ऐसी ही दशाएं चलने वाली हैं, बहुत सारे लोग उनके अंदर की टीम से, उनके अंदर के सेनेट से जरूर ये प्रयास करेंगे कि वो ट्रंप को समझाएं, और प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं भारत के साथ वो अपने रिश्ते बेहतर करने का प्रयास करें। लेकिन ट्रंप जो है वो अभी सुनते हुए नहीं नजर आने वाले हैं किसी भी एक, हम अभी नहीं देख सकते कि बहुत जल्दी भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं स्पेशली टैरिफ के टर्म्स पे सुधरते हुए नजर आएंगे। दूसरी चीज, इस समय के दौरान आप ये देखेंगे कि अमेरिकन डॉलर के कंपैरिजन में रुपए की वैल्यू बेटर होती हुई नजर आएगी। ब्रिक्स पर अभी वो काफी सारे इंप्लीमेंटेशन और इस तरीके के जो बिल्स हैं वो पास करवाने का प्रयास कर ही रहे हैं अपने पार्लियामेंट में। और साथ के साथ रशिया यूक्रेन का जो युद्ध है वो भी मुझे इस साल के अंतर्गत, इनफैक्ट 2027 से जी। पहले रुका हुआ नहीं नजर आता है। जी। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अभी इंडिया भी हो सकता है, एक जो ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था और उस पे जो हमने पॉज लगा दिया था वो बस एक टेम्पररी पॉज रहने वाला है। इनफैक्ट 2027 तक मैं बोलूंगी पीओके का जो हिस्सा है, जो हमेशा चर्चा में रहता है, वो भी भारत में शामिल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो वी विल बी नहीं, रिटेलिएटिंग। ये मुझे लगता है मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि बहुत मुश्किल है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है। मुश्किल है बट असंभव नहीं है, सुधाकर मैं जी कहूँ। बहुत मुझे लगता है असंभव भी है। सुधाकर जी बहुत विस्तार से बता पाएंगे। सुधाकर जी, तमाम सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि भावनाएं कुछ और कहती हैं लेकिन हकीकत कुछ और होती हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होते हैं तो आपको लगता है होना ही चाहिए, लेकिन बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। तमाम जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो ऑपरेशन सिंदूर में भी ये बोल रहे थे कि भाई क्यों रोक दिया गया, एक बार ठीक से जवाब दे दिया जाता, कम से कम पाकिस्तान को जवाब मिल जाता। लेकिन वहाँ भी तमाम ऐसे कारण निकल कर आ गए कि ये सब होना पड़ा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे कि ऐसा पहली बार नहीं है कि अमेरिका ये करता रहा है। अमेरिका पहले से इस तरह की दादागिरियाँ करता रहा है, लेकिन अब वक्त बदल गया। अब और जो बहुत सारी शक्तियां हैं, कई और देश मजबूत हो गए हैं, अपने बड़े रूप में निकल कर आ गए। भारत में भी उसमें भी एक है, हालांकि अब भी विकसित देशों में वो गिना जाता है। लेकिन अब रशिया, चाइना और भारत, अभी हाल ही में तीनों की एक बैठक हुई जिसके बाद ट्रंप तिलमिला गए, उनके चेहरे पर शिकन आ गया और उसके बाद वो बौखलाहट भी उनके दिखाई दी है। ईरान को लेकर कह रहे हैं कि अगर आपने हमला किया प्रदर्शनकारियों पर तो आपके हाथ काट देंगे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप उठा लाए, मैक्सिको पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय या अंतर्राष्ट्रीय मंच या संयुक्त राष्ट्र का जो चार्टर है, इसका लगातार उल्लंघन होते हुए तमाम देश देखेंगे पिछले दशकों की तरह, या इसमें कोई वाकई विरोधाभास नजर आएगा? सवाल मेरे से या मैडम जी, से आप पूछ ही से, रहे सुधाकर जी, आप ही से। हैं? अच्छा, ओके। नहीं, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है मनोज जी। जी। मैं आपको बधाई देना चाहता जी, हूँ। थैंक यू। उसके जवाब मैं सिर्फ संक्षेप में इतना ही कहूंगा, अगर उसके बाद टाइम है उसको मैं थोड़ा विस्तार में बोलने की जी कोशिश प्लीज। करूंगा। सबसे पहले, अभी जो भी कुछ हो रहा है विश्व में, जो कॉमन चैलेंजेस हैं उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। कॉमन चैलेंजेस है टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक, है ना, ये टैरिफ, ट्रेड वॉर जो चल रहा है, ये दिस इज अ चैलेंज, इसको देखना पड़ेगा। और इसीलिए यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन में सीमित किया गया है कि प्रेसिडेंट सिर्फ 3% का टैरिफ लगा सकता है। उससे ज्यादा अगर करना है तो कांग्रेस का उसका अप्रूवल लेना सपोर्ट निहाती। चाहिए। तो इसी तरह मैं ये कहना चाहता हूं, विरोध जो है अपना देश नेशनल इंटरेस्ट ड्रिवन होगा। भारत की मिसाल के तौर पे
आपका भारत के इंटरेस्ट की जो बरखिलाफ कोई चीज अगर हो रहा है तो हम जो है साम दाम दंड भेद करके अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, जो अभी हो रहा है। ये एक किस्म की लड़ाई है। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश दे धमाके जो लगा रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसपैठ करने के लिए, जी और हमारा जो सरकार है नरेंद्र मोदी लेड बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वो बार बार कहते जा रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है चाहे कुछ पे उनका सर भी काटना पड़े फिर भी उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमारा फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे। ये पहला आंसर है। दूसरी आंसर जो है रोकथाम और यूनाइटेड नेशन की आपने पॉइंट उठाया। अभी बताइए, जब से यूनाइटेड नेशन एग्जिस्टेंस में आया 1945 से लेके अभी तक, क्या कोई लड़ाई को उन्होंने रोका है? कोरियन लड़ाई एक नहीं छोटा रोका। सा मिसाल हाँ, है। नहीं रोका, नहीं रोका, जनरल बिल्कुल। मैकार्थर थोड़ा बहुत उनका लिमिटेड काफी ये था, वो प्रभाव था। इसके अलावा मुझे नहीं देख रहा हाथी है के कि, दांत हैं वो। ठीक है, हाथ बस बिल्कुल बिल्कुल, यू सेड इट राइटली। तो इसीलिए मैं कहता हूं ये ना कि बराबर एक संस्था है और कभी इफेक्टिव नहीं बन पाएगा जब तक उसका हम स्ट्रक्चर मोडस ऑपरेंडाई चेंज नहीं करेंगे। ये वेटो वेटो का मीनिंग क्या है? आप वेटो की जगह अप्रूवल क्यों नहीं लाते हैं? अप्रूविंग कमिटी मेरा सोच विचार है, या इस किस्म के नया नोमेनक्लेचर का कोई मीनिंग, लेकिन उसका जो गहराई जो प्रभाव पड़ेगा एक आम साधारण व्यक्ति के ऊपर, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तीसरा चीज यहीं पे जो पहला हिस्सा है आपका सवाल, उसके बाद मैं कुछ कहना चाहता हूं अगर आप परमिट करेंगे। तीसरा हिस्सा थोड़ा है, समय का अभाव जी, प्लीज जल्दी। हाँ हाँ, बस बस, जो ग्लोबलाइजेशन कह रहे थे ना कि पूरा विश्व एक ग्लोबल विलेज बन गया है, वो था 90s में, वो था अर्ली 2000 में। अभी वो ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट हैज बीन ओवरटेकन बाय टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की प्रभाव ऐसा हो गया है, जो हम ग्लोबल विलेज बोलते थे अभी विलेज नहीं, अभी परिवार जो है जुड़ गया पूरा टेक्नोलॉजी की वजह से। वो घर के अंदर बस गया। राइसिन जैसा आपका जी एक पॉइजन है, साइनाइड से ज्यादा खतरनाक है। ये घर घर के किचन के अंदर जाने का खतरा बढ़ती जा रही है। तो इसका निचोड़ यही पे कहना चाहता हूं, इसका ऑपोजिशन करने वाला ऐसा कोई संस्था नहीं है। कोई देश अगर करेगा उसको सुनाई नहीं करेंगे। अपना देश की इंटरेस्ट को मध्य नजर रखते हुए हर देश इस रास्ते में चलने वाले हैं। जी, बहुत अभी बहुत शुक्रिया अगर करेंगे। टाइम है, जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुधाकर जी का, जो विस्तार से हमारे साथ जानकारी देते हैं। शुक्रिया हम करेंगे हमारे साथ जुड़ी हुई थी सेवी सिंह जी का भी,